हेलो बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर क्लास वालों के लिए। और ओल्ड फिजिक्स का जो बुक था उस बुक में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब जो न्यू कोर्स आए हुए हैं पंजाब टेक्स्ट में या उसके साथ साथ सिंध लेवल को, उस टॉपिक्स उस किताब में इस टॉपिक को हटा दिया गया है। लेकिन हम फिर भी इस टॉपिक को हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि हमें इस टॉपिक से पता चलता है कि किसी भी बॉडीज में स्ट्रिंग में जब हम किसी बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो उसमें मोशन कैसे पैदा होती है। लेट्स कम टू द टॉपिक। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ लिया हुआ है। मैंने किसी रिजिड सपोर्ट की मदद से एक पुली को वहां पर फिक्स किया हुआ है। अब एक रिजिड सपोर्ट मैंने लिया हुआ है। अब रिजिड सपोर्ट का मतलब यहाँ पर एक हमने कोई रॉड ली हुई है, कोई बार लिया हुआ है, उस बार के बीचों बीच हमने वहां पर पुली को लटका दिया है नीचे की तरफ। अब पुली यहाँ पर फिक्स्ड है और इस पुली के बीचों बीच हमने एक रस्सी को क्रॉस करके उसमें दो डिफरेंट मासेस लिए हुए हैं। अब पुली की एक एंड में हमने M1 को कनेक्ट किया है और पुली के सेकंड एंड में हमने M2 को कनेक्ट किया हुआ है। अब यहां पर हमें फाइंड क्या करना होता है, यहां पर हमें एक तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी होती है और उसके साथ साथ टेंशन मतलब फोर्स को हमें वहां पर कैलकुलेट करना होता है कि इस बॉडी में टेंशन मतलब कि फोर्स कितनी पैदा हो रही है, वो हम इस फिगर से और इस स्टेटमेंट से मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। अब इसके स्पेशली दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में हम बात करते हैं व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली। अब यहाँ पर दोनों बॉडीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। मैंने यहाँ पर एक मास जो है वो कुछ ज्यादा लिया हुआ है, लेकिन दूसरा मास मैंने कुछ छोटा लिया हुआ है। अब बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर यहाँ पर डिफरेंट मासेस लेने का मकसद, यहाँ पर डिफरेंट मासेस लेने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आसानी से उन बॉडीज में एक्सीलरेशन और उसके साथ साथ टेंशन को हम कैलकुलेट कर सकें। लेकिन मगर फर्स्ट कर ले, यहाँ पर मैंने दोनों मासेस का जो वैल्यू है वो मैंने सेम लिया हुआ है। फर्स्ट कर ले, M1 भी मैंने 5 किलोग्राम लिया, M2 भी मैंने 5 किलोग्राम लिया। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, ये आप मुझे बताएं, इफ M1 इज ग्रेटर देन M2 मतलब M1 का जो वैल्यू है वो इक्वल है M2 के, तो अब आप लोग बताएं what should be the acceleration produced in these bodies. Your answer is that the acceleration is equals to 0. Why acceleration is equals to 0? Because both the masses contains equal weight or equal mass. मतलब ये हुआ दोनों मासेस को मैंने इक्वली लिया हुआ है, वहां पर एक्सीलरेशन जो पैदा होगी वो 0 होगी। लेकिन मैंने जब डिफरेंट मासेस लिए, M1 कुछ लिया, M2 कुछ लिया, अब इन बॉडीज में एक्सीलरेशन पैदा होगी। अब कैसे एक्सीलरेशन पैदा होगी वो हम स्टेटमेंट्स को डिफाइन करने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक बात कही कि भाई कंसीडर करें दो बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस को, M1 और M2 को कनेक्ट किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ, व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। मतलब अब इस रोप को हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली की मदद से नीचे
डाल दिया हुआ है, उसके गले से लटकाकर नीचे हमने उसे लटका दिया हुआ है। अब उस रोप के एक एंड में M1 को कनेक्ट किया है, M2 को दूसरी साइड में हमने कनेक्ट करके दोनों को वर्टिकली हैंग कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज नजर आ रही है कि भाई M1 M2 के ग्रेटर भी है, मतलब ये हुआ M1 को M2 के साथ हम माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, जितना मास आएगा वो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एरो का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने कहा हुआ है कि भाई M1 ग्रेटर देन M2 देन ए बॉडी मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसका जो मास है इससे कुछ ज्यादा है, इसलिए ये बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस लिए मूव कर रही है? क्योंकि इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अपने तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। लेकिन टेंशन या इसे हम नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स इस बॉडी को नीचे आने के बजाय ऊपर के तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। इस चीज को आप एक बार फिर से सुन लें। यह बॉडी नीचे किस लिए आ रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स इसे नीचे जाने के बजाय मैंने एरो का निशान ऊपर लगा दिया है। ऊपर का मतलब टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, मगर मास ज्यादा होने से ये होगा, टेंशन ऊपर जाने के बजाय ये किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और यहां पर टेंशन इज ग्रेटर देन M2 है। क्यों? अब इस बॉडी की में जो एक्सीलरेशन पैदा होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पैदा होगी, मतलब ये बॉडी नीचे जितना आएगी ये बॉडी उतने टाइम्स क्या करेगी? ऊपर मूव करके जाएगी। जितना टाइम से नीचे आती जाएगी ये उतने टाइम से ऊपर चलती जाएगी, मतलब इस बॉडी में टेंशन क्या है? ग्रेटर देन है M2 से, W2 से, जो टेंशन इस वेट को अपने तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। अगर अब इस बॉडीज में पैदा क्या हो रही है? एक तो एक्सीलरेशन पैदा हो रही है और उसके साथ साथ टेंशन पैदा हो रही है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कि भाई इस बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है और इस बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। मैंने कुछ दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ए बॉडी के ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट लिखी हुई है वो मैंने ये बात कही हुई है कि भाई इट्स वेट इट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड है तो यहाँ पर हमने W1 को इस तरह से हम लिखते हैं M1G से। अब बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर ये M1 और ये M1 का W1 कहां से आया? ये हम 1 इसलिए यहाँ पर शो कर रहे हैं ताकि हमें पता चले M1 ये इस साइड के बारे में बात कर रहा है और ये M2 इस साइड के बारे में बात कर रहा है। और इसकी सेकंड पॉइंट, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग व्हिच एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। अब इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है वो कहां, किस डायरेक्शन में जा रही है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस बॉडी को नीचे जाने के बजाय इसे ऊपर की तरफ खींच रही है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पर W2 को हम इस तरह से लिखेंगे, W2 इज इक्वल्स टू M2G करके लिखेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा। और वैसे ही टेंशन इस बॉडी पर भी ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, अब मैं यहाँ से कुछ में इरेज कर लूंगा ताकि हमें कुछ और चीज के बारे में भी मालूम हो। देखिए अब बेटा जी, अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कुछ एंट्री क्लासेस में भी डिफाइन करते हैं हम, और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में इसके मुतालिक न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्सीलरेशन को कैसे हम कैलकुलेट करें या उसके साथ साथ हम टेंशन को हम किस तरह से कैलकुलेट करें। अब यहां पर देखें, सिंस M1 इज ग्रेटर देन T के साथ है, मतलब यहां पर M1
ग्रेटर है टेंशन से। क्यों टेंशन से ग्रेटर हम ले रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि M1 इस टेंशन को अपनी की तरफ क्या कर रहा है, वो खींच रहा है। क्लियर? M1 को हम W1 भी लिखते हैं, R करके हम यहां पर लिखेंगे भाई W1 इज ग्रेटर देन T1 करेंगे। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब क्या करना है, यहां पर W1 को T1 से हम माइनस करते हैं, तो W1 को माइनस करेंगे T1 से, जिसको हम इक्वल लेते हैं F नेट से, मतलब नेट फोर्स के बारे में हमें मालूम होगा कि भाई W1 को माइनस करेंगे T1 से तो हमें F1 का भी पता चल जाएगा। या आप लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू W1 माइनस करेंगे हम T1 से। इज दैट क्लियर? सबसे पहले तो यहां पर आप लोगों को W1 को माइनस कर देना है T1 से, जिस तरह से M1 मतलब T1 W1 को हम M1G से लिखते हैं। क्यों M1G? क्योंकि हमें पता है वेट बराबर होता है mg के साथ। वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब W1 की जगह पर अब आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, F net इज इक्वल्स टू W1 की जगह पर अब आप लोग लिखेंगे M1G माइनस T1। क्लियर हो गया? मतलब W1 की जगह पर हम लिखेंगे M1G, T1 रिमेन्स T1 ही रहेगा। क्लियर हो गया? अब देखें, फोर्स को हमने डिफाइन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू ma। मतलब यहां पर जो नेट फोर्स है उसे हम इक्वल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो यहां पर F की जगह पर अब हम पुट करेंगे M1A इज इक्वल्स टू M1G माइनस T1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ मालूम था कुछ चीजों का, उन चीजों को हमने एक इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई, M1A is equals to M1G minus T1। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 1। ओके, मैं फिर से आप लोगों को बताता चलूं, दो इस पॉइंट्स को डिफाइन करने के बाद हमें यह मालूम हुआ M1 में कि भाई यहां पर W1 जो थी वो ग्रेटर थी किसके साथ, टेंशन से। तो W1 से हम T को ग्रेटर करके W1 को माइनस करेंगे T1 से, जिसको हम नाम देते हैं नेट फोर्स का। यहां पर क्लियर? या मैंने लिखा नेट फोर्स इज इक्वल्स टू W1 माइनस T1, इस तरह भी हमने लिखा। और हमें ये पता है कि W इज इक्वल्स टू mg, तो यहाँ पर W1 की जगह पर हमने M1G वैल्यू पुट किया, मतलब W का हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, जो हमने लिखा M1G माइनस T1 रिमेन सेम। और हमने न्यूटन सेकंड लॉ को हमने पहले डिफाइन किया हुआ है कि भाई नेट फोर्स इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, इसलिए अब इस F नेट की जगह पर उसका हमने वैल्यू पुट कर दिया, जो हमने लिखा M1A is equals to M1G minus T1। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन साइड। अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर कौन सी इक्वेशन बनेगी। अब बच्चे कुछ ये सवाल करते हैं कि सर ये कहां से लाए हो, हमें समझ नहीं आ रहा। बेटा जी समझ आए या ना आए, लेकिन इन्हें समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें एक तो एक्सीलरेशन का पता चलेगा और दूसरा टेंशन का हमें पता चलेगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। ओके, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आता जाएगा। नाउ देखिए, अब सिंस साइड 2, अब देखिए सेकंड वन साइड में, अब यहां पर हमने देखा कि भाई टेंशन जो था, टेंशन इज ग्रेटर देन W2, ऐसे ही मैंने लिखा। यहां पर टेंशन 2 ग्रेटर देन M2 से, मतलब W2 से, जो इस बॉडी को अपनी की तरफ क्या कर रहा था, खींच रहा था। तो यहां पर हम लिखेंगे M2 इज ग्रेटर देन T2, या हम लिखेंगे M2 की जगह पर W2 इज ग्रेटर देन
T2। अब सेम प्रोसेस लेंगे। अब यहां पर सॉरी T2 ग्रेटर देन M2 है, यहां पर T2 ग्रेटर देन है M2 से, इस तरह से T2 इज ग्रेटर देन W2। अब हम यहां पर क्या करेंगे, टेंशन से W2 को माइनस करेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी T2 माइनस W2 इज इक्वल्स टू F नेट। वैसे ही जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी, पहले हमने वेट को टेंशन के साथ माइनस किया, अब टेंशन को वेट के साथ क्या करेंगे, सेकंड वन साइड में हम माइनस करेंगे। ओके, तो ये इक्वेशन आपकी अब बन जाएगी बेटा, आर करें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू T2 माइनस W2 करेंगे। वैसे ही आप लोगों को पता है कि W जो है वो बराबर होती है mg के साथ। नाउ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू T2 माइनस करेंगे W2 की जगह पर इसका वैल्यू m2g, मतलब W2 का यहां पर वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब वैसे ही अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन नेट फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो यहां पर पहले हमने m1a लिखा, अब हम लिखेंगे m2a इज इक्वल्स टू T2 माइनस m2g। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो इक्वेशन नंबर पहली ये बन गई और इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई। सिर्फ हमें ये मालूम था यहां पर वेट ग्रेटर देन था टेंशन से और यहां पर टेंशन ग्रेटर था वेट से। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम ऐड करने जाएंगे। यहां पर इक्वेशन खत्म नहीं हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी का मतलब ये होता है यहां पर अब ये इक्वेशन और आगे जाएगी, और आगे किस लिए जाएगी, क्योंकि हमें एक तो एक्सेलरेशन का मालूम होगा और दूसरा टेंशन का मालूम होगा। ओके, अब देखिए यहां पर मैं दोनों इक्वेशंस को अब ऐड करूंगा। नाउ ऐड बोथ इक्वेशंस 1 and 2। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे, मतलब a वाले के साथ g वाले के साथ, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी m1a प्लस में अब ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी m2a। यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, तो यहां पर हम इक्वल की सिंबल रखेंगे। अब उसके साथ m1a का वैल्यू हम लिखेंगे यहां पर m1g माइनस T1। अब m2a का वैल्यू रखेंगे तो T के आगे प्लस का सिंबल है, तो यहां पर लिखेंगे प्लस T2 माइनस m2g हो जाएगा। अब हमने दोनों इक्वेशंस को यहां पर ऐड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं वहां पर हमने दोनों इक्वेशंस को m1a और m2a को हमने ऐड कर दिया है। या फिर मैं एक मिनट के लिए कैमरा को उस तरफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखें, अब ये जो आपकी इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन रही है, मतलब हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया हुआ है। अब आप लोगों को ये क्लियर नजर आ रहा होगा कि हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया। m1a प्लस में m2a हमने ऐड कर दिया, उसके साथ साथ यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, ये इक्वल आ गई। उसके साथ साथ m1a का वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ लिखा और m2a का वैल्यू हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया। फिर भी आप चेक कर सकते हैं m1a is equals to m1g minus t, m2a is equals to t2 minus m2d। ये इक्वेशन आपकी कंफर्म हो गई। ओके, अब देखिए, अब इसमें से कुछ चीजें हम कैंसिल करेंगे, जैसे नेगेटिव t को पॉजिटिव t से कैंसिल करेंगे। अब बच्चे ये सवाल करेंगे कि सर यहाँ पर m2g और m1g भी तो कैंसिल हो रहे हैं ना। बेटा, आप लोगों का सवाल यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन
कैंसिल तब होंगे ये मासेस जब दोनों मासेस इक्वल मिले होंगे, लेकिन हमें यहां पर मालूम है दोनों मासेस इक्वल नहीं है। अब जब दोनों मासेस इक्वल नहीं है तो हाउ कैन वी कैंसिल दीज मासेस? नो वी कांट। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचेगा यहां पर, या हमारे पास बचेगा अब m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू m1g, और ये बचा आपके पास माइनस m2g। क्लियर हो गया? अब नाउ टेक a from left hand side and g from right hand side is common। अब यहां पर आपने a को कॉमन लेना है और यहां पर आपने g को कॉमन लेना है। तो यहां पर अगर हम a को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा m1 प्लस m2 इक्वल, और यहां पर g को हमने कॉमन लिया, बाकी आपके पास बचेगा m1 माइनस m2। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर हमने a को कैलकुलेट कर देना है, m1 प्लस m2 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। तो अब इस बॉडी में जो एक्सीलरेशन पैदा होगी इन दोनों बॉडीज में, वो ये एक्सीलरेशन पैदा होगी। अब g को भले आप यहां पर शिफ्ट करें या यहां पर शिफ्ट करें, नो डिफरेंस। तो यहां पर हमें एक और प्रूफ मिल गया एक्सीलरेशन का, कि हम इस बॉडी में एक्सीलरेशन किस तरह से पैदा होती है और हमने किस तरह से इसे कैलकुलेट किया। यह सिर्फ हमें एक्सीलरेशन का पता हुआ है कि ये जो बॉडी नीचे आ रही है और ये बॉडी ऊपर आ रही है। अब इन दोनों बॉडी में एक्सीलरेशन कितनी पैदा हो रही है? वो एक्सीलरेशन इतनी सी पैदा हो रही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टेंशन। भाई अब इन बॉडीज में टेंशन मतलब फोर्स कितनी लग रही है। मैं इस साइड को थोड़ा सा हटा लूंगा तो आप लोगों को टेंशन को आप समझ लेना है। तो देखिए अब टेंशन को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। फॉर टेंशन T, मतलब टेंशन T के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। नाउ फॉर टेंशन T डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ आप अब डिवाइड करेंगे तो आपको टेंशन मतलब फोर्स का मालूम होगा कि यहां पर फोर्स कितनी लग रही है। ये बॉडी नीचे जा रही है, कितनी फोर्स के साथ इसे ऊपर रोकने की कोशिश कर रही है, या फोर्स कितनी लग रही है, और ये इस बॉडी को कितनी फोर्स के साथ ऊपर खींच रही है। ये आप टेंशन मतलब फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिवाइड करें, यहां पर डिवीजन कैसे होगी, m1a को डिवाइड हम करेंगे m2a के साथ इज इक्वल्स टू m1a इक्वल है यहां पर m1g माइनस p1 डिवाइडेड बाय हम करेंगे t2 माइनस m2g के साथ। यहां पर क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ अब हम यहां पर डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहां पर मैं इन्हें हटा देता हूं। अब देखें यहां पर एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन के साथ कैंसिल करेंगे। क्यों एक्सीलरेशन को कैंसिल किया? वो इसलिए क्योंकि हमें एक्सीलरेशन का मालूम हो गया। अब हमें नीड है टेंशन की। ओके, बाकी हमारे पास बचेगा क्या, m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल्स टू, अब लिखेंगे m1g माइनस p1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस m2g बचेगा आप लोगों के पास। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b c m करेंगे। यहां पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब m1 को t2 माइनस m2g के साथ मल्टीप्लाई करें और m2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें।
तो यही इक्वेशन आपकी बन जाएगी, m1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम T2 माइनस m2g के साथ, उसके साथ साथ इक्वल देकर यहां पर हम लिखेंगे m2 T2 माइनस m2, यहां पर हम m1g को माइनस करेंगे हम T1 के साथ, मतलब m1 इसके साथ मल्टीप्लाई, m2 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर m1 को T2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा m1 T2, m1 into T2 m1 T2 सेम आ गया आपका। उसके साथ साथ प्लस इनटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आप लोगों को यहाँ पर पुट करने हैं, कौन सा ऑपरेटर कहां पर रखना है ये भी आपने ठीक से देखना है। तो प्लस इनटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। नाउ m1 इनटू m2g, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगी m1 m2g। क्लियर हो गया? इज इक्वल्स टू सेम m2 को m1g से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 मल्टीप्लाई m1g, तो रिजल्ट सेम आएगा m2 m1g। अब आप इसे इस तरह से लिख लें, m1 m2g लिख लेंगे, रिजल्ट आप लोगों को सेम ही मिलेगा, भले आप पहले m2 लिखें या m1 लिखें, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। ओके, अब प्लस इनटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, m2 इनटू t1 m2 t1 करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पर कुछ हम रीअरेंजमेंट्स करेंगे। रीअरेंजमेंट्स किस लिए करते हैं? G वाले के साथ रख लें, T वाले के साथ रखें। ठीक है, पहले कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई हुई थी कि भाई जिदे वाले जिदे में उतर जाएं, सऊदी वाले सऊदी में उतर जाएं, लेकिन उन दोनों को हमारे एक मशहूर शहर लारकाना मोन जो दरों के बिल्कुल नजदीक एक किनारे पर उन्हें उतारा हुआ था उन्होंने। तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट्स करेंगे। तो किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे देखें, T वाले T के साथ रखें और G वाले G के साथ। अब यहाँ पर M1 T2 पहले लिखें M1 T2 और यहाँ पर M2 T1 माइनस में है, ये वहां से वहां शिफ्ट करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी M2 T1, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, ये वहां जाएगी तो प्लस हो जाएगी। पहले अब आप इक्वल लिखकर आप लिखेंगे M1 M2G, वैसे ही M1 M2G यहाँ पर माइनस करेंगे, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये आप हो जाएगी प्लस में, मतलब इक्वेशन हो जाएगी M1 M2G। क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों के लिए एक और स्टेप एक्स्ट्रा ले रहा हूं, मतलब पहले आप लिखें M1 T2 प्लस M2 T1 इज इक्वल्स टू M1 M2G प्लस M1 M2G। यहां पर आप कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस का मतलब है इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2M1 M2G। ठीक हो गया? यहां पर हम प्लस का मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो M1 M2G कॉमन, इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1, कोएफिशिएंट 1 रखा हुआ है तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर हो गया? अब टेक T एज कॉमन, टेक T एज कॉमन। अब यहां पर T को कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा अब M1 प्लस M2। जी हाँ, वही बात मैं भी सोच रहा हूं कि कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है। ये T1 T2 मैंने पहले भी आपको बोला कि इसलिए हम T1 T2 लिखते हैं ताकि हमें खबर हो सके T1 कहां पर लग रही है, T2 कहां पर लग रही है। क्लियर हो गया? इसलिए हम यहाँ पर T1 T2 रख देते हैं, अगर नहीं लिखेंगे भी कोई इशू नहीं होगा, मतलब T कॉमन। बाकी अब आप लोगों के पास बचेगा 2M1 M2G। अब T कैलकुलेट करना है, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई कर रही है, नीचे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी T इज इक्वल्स टू 2M1 M2। कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन एक्चुअली ये है, तो आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, कोई इशू नहीं होगा।
बाकी आप लोगों के पास बचेगा m1 प्लस m2। दिस इज कॉल्ड टेंशन। अब इस टॉपिक को पढ़ना तो रियली एक आसान तरीका है कि भाई एक बॉडी नीचे आ रही है, एक बॉडी ऊपर जा रही है, एक बॉडी को फोर्स ऊपर लग रही है लेकिन बॉडी नीचे जा रही है, दूसरी साइड में टेंशन ऊपर की तरफ बॉडी को खींच रही है। ये कहना आसान है लेकिन उन्हें मैथमेटिकल प्रूफ करना कुछ इस तरह से पड़ता है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, नहीं तो वीडियो को आप अच्छे से बार बार चेक करें, देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर केस नंबर पहला हमारा होता है कंप्लीट एंड इंशाल्लाह कल हम सेकंड वन केस के बारे में कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।